आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा सुनवाना चाहता हूँ पीटीआई के जो मौक़िफ़ में तब्दीली आई है, छोटा सा एक क्लिप है वो इनके साथ हमने क्या डायलॉग करने, इनके साथ आईपीपीज वाले डायलॉग नहीं करते। जब तक मेरा कायद, मेरा लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान जेल में, कोई मुज़ाकरात नहीं। हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। जो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, वो इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आए जी, आप हमारे भाई हैं, सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए, ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। अली मोहम्मद साहब, आपने ये सुना और एक मैं छोटी सी यहाँ वजाहत देना चाहता हूँ आपके साथ सवाल करने से पहले कि जो ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है उसमें मिलिट्री कोर्ट के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन जो उन्होंने दूसरी जो मैंने बात की है वो उन्होंने अपने ख़त में की है, तो एक वजाहत थी, ये देना ज़रूरी था क्योंकि फैक्चुअली कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। अली मोहम्मद खान साहब, आपने सुना पीटीआई का मौक़िफ़ पहले कुछ और था, अब और है। अच्छी बात है, आप लोग मुज़ाकरात की मेज़ पे आए, हम भी यही कहते रहे हैं। तो ये एतराज़ ये किया जा रहा है कि पहले अब हुकूमत ज़ाहिर है भागना चाह रही है मुज़ाकरात से, वो कह रही है कि आपका पहले ये मौक़िफ़ था, तो अब हम तो अभी भी चोर हैं, वही डाकू हैं, अब आप हमसे मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके तमाम जो प्लान्स थे वो फेल हो गए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अब्सार भाई, आपने मेरी जमात की लीडरशिप के कुछ बयानात सुनाए, आप एक दो मेरी भी सुना देते। इलेक्शन होने के बाद और इलेक्शन से पहले भी, जब से मैं जेल से निकला हूं, इस वक्त मेरा पहला बयान 27 जुलाई था और मैंने ये 27 जुलाई 2023 और मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं, पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। मेरा कंसिस्टेंट ये ओपिनियन रहा है कि डायलॉग पॉलिटिकल फोर्सेस के बीच में होना चाहिए, पार्लियामेंट के पैरामीटर, कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर और पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर, पार्लियामेंट के जेर साया होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई बात होती है तो उसको आप मज़ाकरात नहीं कह सकते, एंगेजमेंट हो सकती है, बाज़ाब्ता मज़ाकरात पॉलिटिकल फोर्सेस में ही होते हैं और आज उस नुक्ते पे सब आगे हैं। मैं एक सियासी कारकुन हूं और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की मजबूती इस्तेहकाम इसमें है कि सियासी लीडरशिप जितनी है, और मैं अब्सार भाई, मैंने आज भी कोशिश की, मैंने कल भी कोशिश की, मुझे कौमी असम्बली में मौका नहीं मिल सका। 26 नवंबर के हवाले से उसके तनाजर में और डायलॉग और जो वहां डी चौक में हुआ है उस पर मैं कुछ बातें करना चाह रहा था। उसमें एक मेरा नुक्ता अहम ये होगा, अगर मुझे मंडे पीर को मौका मिलता है, वो ये है, ये जो 25 करोड़ है इसका हक है उन लोगों पे जिनको इस कौम ने बड़ी इज्जत दी है। मियां साहब को 3 बार वजीर आजम बनाया इस कौम ने, उसके बाद जो भी उनके साथ हुआ वो अलग डिबेट है। जरदारी साहब को 2 बार सदर बनाया, उनके बरखुरदार को वजीर खारजा इस मुल्क ने बनाया, और इमरान खान साहब को इस मुल्क ने सबसे ज्यादा इज्जत दी, इज्जत दी, दिल में जगह दी और वजीर आजम बनाया। और जितनी अब सीनियर क़यादत है सब इस वक्त 70 साल से ऊपर हैं। इस 25 करोड़ का उन पे हक है कि इस पाकिस्तान के निज़ाम को ट्रैक पे लाएं, इस पॉलिटिकल सिस्टम को डी ट्रैक मजीद होने से बचाएं, तो ये जो फ्यूचर जनरेशन है ये फिर उसको आगे लेके जाए। और अगर ये लीडरशिप ये नहीं करेगी, ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो नौजवान लीडरशिप है इनमें सलाहियत है कि इस मुल्क की सिस्टम को ट्रैक पे ला सकें, लेकिन ये हक है, ये फर्ज है इस लीडरशिप का कि वो तजर्बाकार हैं, उन्होंने सारा सिस्टम देख लिया है कि वो इन मामलात को हल करें। और कोई ऐसा नामुमकिन अफसार साहब नहीं है। खान साहब, आपने जिनकी रिहाई बनती है। बड़ी अच्छी बात की आपने और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, इसको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं एक दिल से आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, एक पाकिस्तानी के तौर पे, आप भी दिल से एक पाकिस्तानी के तौर पे जवाब दें कि एक बात सच जो है वो ये है कि इस मुल्क में एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है 2017 से और आज तक वो चल रहा है। ज़ाहिर है उसमें आपकी पार्टी ने भी कंट्रीब्यूट किया, आप दूसरी जमातों ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया, और जितने इलेक्शंस हुए हैं ये बात भी एक कंसेंसस अब हो गया है कि पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शंस कभी भी कंप्लीटली फेयर नहीं हुए। लेकिन दूसरी सियासी जमातों ने इस हद तक बुनियादें नहीं हिलाई पाकिस्तान की जिस हद तक पीटीआई ने हिलाई हैं। तो आप नहीं समझते कि सबसे पहली जिम्मेदारी अब पीटीआई की, जी हकायक मैंने आपको बताए हैं, इनकी रोशनी में पाकिस्तान के लिए सबसे पहले पहल पीटीआई करे? सच्ची बात करूं जी, सच्ची बात सुनना चाहता हूं। आप जितना वसी तो मेरा तजर्बा नहीं है,
वसी तजर्बा तो नहीं है। मैं अकल मुझसे लेकिन आपकी ज्यादा है छोटे से तजर्बे के बावजूद। नहीं सर, मैं आपसे कम उम्र हूं और मैं कभी किसी को चैलेंज नहीं करता। आप सब मेरे से बेहतर हैं। मैं एक तजर्बा कम है लेकिन आपकी अकल और फहम, आप एक पॉलिटिशियन हैं, मैं अवाम के वोट लेके आते हैं, आप जाहिर है मेरे से ज्यादा आपकी इस मामले में करता हूं। मुझे सिर्फ 1 मिनट, मुझे सिर्फ 1-1.5 मिनट दे दीजिए। मैं अर्ज करता हूं। देखें, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूं, बहुत कम लोगों को इल्म होगा। मैं सिविल इंजीनियर भी हूं, कंप्यूटर्स में भी बीएससी है, फिर 2 डिग्रियां वकालत की, सब कुछ एक साइड पे करके अपना सब कुछ एक ताला लगा के और इमरान खान के साथ एक वर्कर के तौर पे शामिल हुए, क्योंकि मुझे मेरे मरहूम चचा शौकत साहब की बात याद है। उन्होंने कहा कि ये आदमी मुझे ईमानदार लगता है, नौजवान इसके साथ शामिल हो के मुल्क को ठीक करें, तुम भी शामिल हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा दादा अपने बाप की बात की, पीर मोहम्मद साहब की, कि जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया था, तुम इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान को ठीक करो। हम इस सोच के साथ इमरान खान साहब के साथ शामिल हुए हैं। अल्लाह करे वो विजन पूरा हो, अल्लाह करे वो हो, अल्लाह इमरान खान साहब को बाहर लेके एक मौका और मिले। मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिफर करूंगा, हाइब्रिड। मैं उससे डिसएग्री नहीं करता जो आपने बात की है, लेकिन मैं उसमें ऐड करूंगा कि हाइब्रिड आप 2017 पे आप उसका रूबिकॉन ना काटें, आप उसकी थ्रेशहोल्ड ना काटें। मैं स्टूडेंट रहा हूं हिस्ट्री का थोड़ा सा। मैं समझता हूं कि ये हाइब्रिड का इब्तिदा तब हो गई थी जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा 1986 में, जिया साहब अभी फजाई हादसा नहीं हुआ था और वो हमारी तमाम टॉप ब्रास लीडरशिप थी मिलिट्री की, उसमें शहीद हो गई थी फजाई हादसे में। वो अभी जिंदा थे, बीबी शहीद जब आई पाकिस्तान, और उनका जो फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ था लाहौर में, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ उनकी फजाई हादसे के बाद। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। क्या हाइब्रिड रजीम की इब्तिदा आईजीआई से नहीं हो गई थी? जब मियां साहब को सपोर्ट किया गया, बेनजीर साहिबा की जेन्युइन पॉलिटिकल सपोर्ट को मेलो डाउन करके, और उनको जब 90 में फारिग किया गया, मियां साहब वजीर आजम आए, उधर से स्टार्ट है। अब इसको ठीक करने की बात मैंने क्यों की? देखें, हाइब्रिड आपकी वहां से स्टार्ट है। जो मरहूम हमीद गुल साहब बात किया करते थे, तो उसमें तो अब कोई लगी लिपटी नहीं है ना, कोई छिपी बात नहीं है कि मियां साहब ने वही काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। वो रहने देते बेनजीर साहिबा को, 5 साल पूरे करके अगर परफॉर्म ना करती, मियां साहब को अपॉर्चुनिटी होती, पंजाब तो था उनके साथ उस वक्त। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब और जनाब इमरान खान साहब, ये तीनों सीनियर सियासतदान। इमरान खान साहब मुल्क के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर, लेकिन मियां नवाज पहल करेंगे आप, आसिफ जरदारी क्योंकि इस वक्त स्ट्रीट पावर तो आप दिखा रहे हैं ना। मैं समझता हूं, देखिए मैं समझता हूं कि खान साहब को रिहा किया जाए, उन पे गलत केसेस हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ये सियासी क़यादत बैठे और इस मुल्क को आगे के लिए एक नया इमरानी मुआहदा बनाएं, और उसमें ये नहीं कि सारे भाई बहन के इकट्ठे हुकूमत बनाए। नो, अपोजिशन भी होगी, हुकूमत भी होगी, लेकिन कुछ रूल्स ऑफ द गेम बना दें कि कुछ करना है। और बिल्कुल, बहुत अच्छी। मैं इसको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं, किसी का कंधा यूज करके इख्तियार नहीं आना। ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, मैं आपसे इससे आगे चलना चाहता हूं। एक छोटी सी मेरा अपना कमेंट है कि आपने 1986 की बात की कि वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन आप एक बीच में मिस कर गए तारीख का बहुत अहम वाक़या जो 2004 में हुआ, जिसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यह फैसला किया कि हम 90 की 1986 की सियासत नहीं करेंगे, और उन्होंने की, उस पर अमल किया, कम से कम 90%, 80% अमल किया। फिर खान साहब आ गए और फिर दोबारा वही काम शुरू हो गया। तो ये एक है, उसमें 2014 से ऑनवर्ड बहुत कुछ हुआ है, उसमें नहीं जाते। अगले पे चले जो आपने बात की है, उसका अगला सवाल ये है। नहीं कर रहा अब सर साहब, इसमें एक ऐड कर लेते हैं, फिर आप सवाल कर लीजिए। मैं आपको निगेट नहीं कर रहा, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू। देखिए, आप अब हमारे दौर में वो मैट्रिक बड़ा चीज होती थी कि मैट्रिक कर लिया। अब मैट्रिक करके आप फिर मिडिल में नहीं बैठते, या आप डिग्री लेके बैचलर्स की, फिर आप 10वीं के इम्तिहान नहीं देते। अगर आपने एक फैसला कर लिया, देखिए हम तो, हमें आपके हम ना तजर्बाकार थे, हम जज्बाती थे, वट, लेकिन ये 2 जमातें तो तजर्बाकार थी, इन्होंने सीख लिया। तो वो जो उन्होंने सीखा 2004 में और जिसको प्रैक्टिस करते रहे, मुझे आप बताइए 2024 में जाके फिर अपना ही सीखा हुआ सबक क्यों गवाया? क्यों वोट को इज्जत दो, किसी और को इज्जत दो, एक और चीज को इज्जत दो से चेंज किया? उनको तो खड़ा रहना चाहिए था। मैं आखिरी बात, फिर आप सवाल कीजिए। मियां नवाज शरीफ साहब, साबिक वजीर आजम, अगर वो ये कहते, अगर मैं मियां साहब की जगह होता, मैं ये करता कि मैं कहता लाहौर में खड़े होके, इस लाहौर ने मुझे बड़ी इज्जत दी है,
मुझे वजीर आला बनाया, मेरे भाई को बनाया, मुझे 3 बार वजीर आजम बनाया पाकिस्तान ने। इस बार मैं नहीं जीता, मैं कोई खैरात की दी हुई सीट नहीं लूंगा। ये सीट डॉक्टर यास्मीन की अमानत है, वो जेल में बैठ के जीत गई है। मैं दोबारा आऊंगा अपनी आवाम के पास और फिर इलेक्शन लड़ूंगा। जब मैं जीतूंगा तब मैं फॉर्म 47 लूंगा। यकीन करें उनका कद आसमान को छूता, लेकिन उन्होंने वो जो फॉर्म 47 लिया तो वोट 2 का बयान खुद दफन किया। अब आप सवाल कीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये उनको इसका सियासी नुकसान भी हुआ है और जो उनकी मकबूलियत कम हुई है उसकी ये वजह है, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। लेकिन आपकी जो पहली वाली बात है उसमें मैं भी थोड़ा सा इजाफा ये कर दूं कि यही तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि वो जो दोनों जमातें जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था वो फिर कमज़ोर हो गई, सियासी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम कमज़ोर हो गया जब खान साहब ने पैराशूट किया जनरल पाशा के ज़रिए। तो वो ये तो हम कह रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स कि खान साहब भी उस वक्त उसी लाइन पे रहते, वोट को इज्जत दो पे, तो आज हालात मुख्तलिफ होते, सियासी जमातें, सियासी अमल, जमहूरी अमल कमज़ोर हो गया। लेकिन मैं ये बहस हम चलते रहेंगी, मैं अगले स्टेप पे जाना चाहता हूँ। अब मौजूदा जो बात है उसमें जो आपने बात की बहुत अच्छी है और इस पर मैं आपके साथ सपोर्ट करता हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल ये है और रियल पॉलिटिक्स का सवाल है कि ट्रस्ट डेफिसिट है जो खान साहब पे। देखिए, आपका एक इंटरनेशनल डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस है जो फैक्ट है, मानना पड़ेगा, और आपकी वैसे भी इंटरनेशनल लॉबिंग में बहुत काम किया है आपने, मानना पड़ेगा। इन दोनों फैक्टर्स के ज़रिए जो खान साहब ने ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर लिया है वो कैसे ब्रिज होगा, ये मुझे बताएं। कौन एतबार करेगा उन पे? बड़ा अहम सवाल है अफसार भाई। और खान साहब को मैंने ये बात की थी। अब मुझे 4-5-6 मुलाकातों से नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं जाता हूं, हालांकि मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर है, खुद वकील भी हूं, लेकिन शायद कुछ लोगों को नापसंद हूं, इसलिए कुछ लोग तो सीधा चले जाते हैं अंदर और मैं गेट पे 4-4, 5-5 घंटे बैठ कर अडियाला में देखता हूं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन अली मोहम्मद की इजाजत नहीं है। अली मोहम्मद जब आखिरी बार खान साहब से मिला 15 नवंबर को, उससे पहले एक और मुलाकात हुई और उसमें खान साहब को मैंने एक बात की। मैंने कहा कि हो सकता है कि जो निज़ाम है उसको आपसे खौफ महसूस हो। मैं ये समझता हूं कि आपको उनका खौफ दूर करना चाहिए। और खान साहब एग्री करते हैं इस बात से। बाहर निकल के अडियाला के बाहर मैंने फिर प्रेस टॉक की और मैंने कहा कि इमरान खान साहब पाकिस्तान का सोचते हैं, वो बड़ा आदमी है, बड़ा लीडर है, वो जाती इख्तिलाफ में नहीं पड़ेगा, वो सियासी इंतकाम नहीं लेगा। हाँ, जिसने ज्यादती की है, कोई जुल्म किया है, वो अपना जवाब इमरान खान को नहीं, वो अपना जवाब अदालत में देगा। तो इमरान खान साहब सियासी जाती इंतकाम लेने बाहर नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की तरफ ये मैसेज की तरफ से ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग है कि इमरान खान साहब बाहर आके, अवामी ताकत उनके साथ है, कौम उनके साथ है, वो किसी से सियासी इंतकाम के पीछे नहीं जाएगा। हाँ, जिसने जुल्म किया है वो उसको माफ करने का इमरान खान साहब को भी हक नहीं है, वो अदालत का इख्तियार है। देखिए, ये ठीक है, ये तो बात आपके मुखालिफिन भी कहते हैं ना कि इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने जुल्म किया तो अब मकाफात अमल है, इसका तो हम कहीं बहस ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन ये जो आपने बात की बाहर निकल के इंतकाम नहीं लेंगे, इस पे एतबार कौन करेगा? अगर खान साहब ने बाहर निकल के कह दिया मैंने तो यूटर्न ले लिया और मैं स्मार्ट हूं, फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमारा मुल्क है, इस मुल्क ने हमें बड़ी इज्जत दी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले, मैं अब जाती बात हो जाएगी लेकिन चले मुझे करने दे, शायद इससे कोई बेहतरी की सूरत निकले। मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ था, वो कॉलेज पढ़ रहा है। मैंने उसको कहा, पार्लियामेंट हाउस के सामने से मैं ड्राइव करते हुए आ रहा था, मैंने कहा मैं इस काबिल नहीं था, इस कौम ने, इस मुल्क ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा इज्जत दी है। और उसको मैंने कहा हमारा ये हक है, हम पे ये फर्ज बनता है, इस कौम का हम पे हक है कि अली मोहम्मद और उस्मान मेरा बेटा है, उसको मैंने कहा कि हमने, मैंने और तुमने इस्लाम और पाकिस्तान के लिए अपनी जो भी बिसात हो हमने वो करनी है। मैं इसलिए ये कहता हूं कि इमरान खान साहब बाहर आए, बाकी लीडरशिप भी, और वो बैठें और इस मुल्क पे अपना जो उनका कर्ज है उसको उतारें, क्योंकि जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं होता, कब बुलावा आ जाए। उससे पहले सिस्टम को ट्रैक पे चढ़ा दें। कितना खूबसूरत ख्वाब था पाकिस्तान, कितना खूबसूरत, ये तो तोहफा है जो मरहूम अशफाक साहब फरमाया करते थे ना कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की तरह, इसकी कदर कर लो। ये तो एक तोहफा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें मिला है, हमने इसकी क्या हालत कर दी है। तो अब वक्त आ गया है कि तमाम सियासी लीडरशिप जो है वो बालिगुन नजरी का सबूत दे बैठे। तो मैं समझता हूं ऐसा कोई मसला नहीं है कि अगर वो कहते हैं ना अंग्रेजी में where there is a will there is a way, और एस्टेब्लिशमेंट को भी अब ये सोचना होगा कि जो भी आपने कर लिया, देखें सिर्फ सियासतदान गुनहगार नहीं है,
1958 से लेके आज तक आधा वक्त एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट पावर में रही है, और जब नहीं रही तो भी पावर में उनके पास इख्तियार रहा है। तो ये मुल्क की जो तबाही हुई है उसमें सबका बराबर का हिस्सा है। तो उनको भी अपने आप को डीलिंग करना होगा, डिटैच करना होगा नेशनल पॉलिटिकल अफेयर्स से, तब ये मुल्क ठीक होगा। कायदे आज़म ने जो फरमाया था कि नेशनल पॉलिसी पॉलिटिशियंस बनाएंगे, स्टेट्समैन बनाएंगे, इदारे उसको इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आपने अपने बेटे उस्मान से जो बात की है ना, आप यकीन करें आपके दिल से निकली है, मेरे दिल तक पहुंची है। हम दूर बैठे हैं लेकिन मैं आपको ये इकरार करता हूं कि आपने वाकई वो बात दिल से कही है। मैं दिल से फिर एक सवाल करता हूं आपसे। आपने भी बात की है कि मुल्क ने हमें सबको, और हम सबको मुल्क ने बहुत कुछ दिया है, हम कुछ भी ना होते अगर ये मुल्क ना होता। ये बात जो आपने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में की है कि डीलिंग करें पास से, हम भी कहते हैं, ये पिछले 35 साल से मैं तो कह रहा हूं, आप लोग तो अभी 2022 से कहना शुरू हुए हैं। तो ये बताएं कि यही बात आप लोग, वो जो आपके इंटरनेशनल डिजिटल टारगेट किलर्स बैठे हैं, नहीं मेरी अर्थ सुन लें, जो इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों में बैठ के इस मुल्क में फसाद फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं लोगों को, और वो सबसे बड़ी वजह है इस वक्त इस मुल्क में जो ट्रस्ट खान साहब पे हो रहा, वो डिजिटल मीडिया के लोग हैं जो पीटीआई से जुड़े हुए हैं, और वो इस मुल्क के खिलाफ इतनी बातें करते हैं। उनको क्यों नहीं कह रहे आप कि आप लोग बंद कर दें अपना ये सारा जो फसाद का काम है, ताकि खान साहब बाहर निकल सकें, उन पर कोई ट्रस्ट कर सके? उनको क्यों नहीं कह रहे? इसमें मुझे इजाजत दीजिए कि दो बातें करूंगा शॉर्ट, आपकी बात और उसके साथ फिर आपने कहा कि आप 2022 से कर रहे हैं, मैं कम से कम 2022 से नहीं कर रहा। मैं आपको वो, ठीक है, पीटीआई की बात करो। जब जनरल राहील फ्लोर पे खड़े होकर बात की थी, और ये मैं आपको बता दूं, तो पनामा का केस चल रहा था, और मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान घोड़े पे बैठ के किसी कॉन्करर ने पाकिस्तान हासिल नहीं किया था। हाथ में कलम थामे एक बैरिस्टर, एक वकील जो पॉलिटिकल लीडर था, उसने एक पुरअमन तरीके से जद्दोजहद, सियासी जद्दोजहद करके पाकिस्तान हासिल किया था। हाँ, अब हमने अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान को बचाना है। मेरी तो ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान के लिए जो लाइन कायदे आज़म ने दी है वही लाइन है। सियासतदान पॉलिसी बनाएंगे, फौज, एयरफोर्स, ये सारे डिफेंस करेंगे। हाँ, कुछ चीजों में आप इनसे राय लेनी है, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई या फॉरेन अफेयर्स में जहां उनका एक रोल बनता है, लेकिन बाकी सियासी, देखें वो जो दूसरी बात आपने की है वो बड़ी अच्छी आपने बात की है। अगर ये मुज़ाकरात का अमल आगे जाता है, मैं ये समझता हूं कि खान साहब खुद इसको फील करेंगे, ये प्रेशर, ये हीट कम हो जाएगी। अगर क्या, लेकिन अगर क्यों, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले ही क्यों नहीं, एक सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पहले क्यों नहीं बंद करवाते हो ये प्रोपेगेंडा आप? तो उससे मेरा ख्याल माहौल बेहतर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। ये तो अगर यूज करेंगे उसको टैक्टिक के तौर पे, तो फिर तो यहां हुकूमत भी तो यही करेगी। देखें अफसार साहब, वो जब दिल खटा होता है ना तो फिर आपकी बातें भी सख्त होती हैं। जब दिल में नरमी पैदा होती है तो फिर मामला ठीक होना शुरू होते हैं। अगर आप हमारे लोगों को, जिस जो डी चौक में हमारे साथ हुआ है, जो लाशें गई हैं खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, या जो लोगों को उठाया जा रहा है, आज की मैं आपको बात बता रहा हूं कि केसेस डिस्चार्ज हुए हमारे कारकुनों के अटक वगैरह में, उनको फिर 9 मई में आपने गिरफ्तार किया, बेचारे 9 मई में किधर थे? अब आपको वो याद आए हैं कि उनके केसेस खत्म हो गए। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है, 500 दिनों से पहले क्यों नहीं वो प्रोपेगेंडा क्यों नहीं बंद होता? मैं उससे एग्री करता हूं, एक अच्छा जेस्चर दें, उससे एग्री करता हूं। प्रोपेगेंडा आप उसको कह सकते हैं, मैं मेरा नुक्ता उस पे ले लें। मेरा नुक्ता ये है कि मैं उस सब बात को नहीं डिफेंड कर रहा जो बाहर से आ रही है, लेकिन सारी बात को प्रोपेगेंडा भी नहीं कह सकते। कुछ उसमें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू भी है। वो उसमें डी एस्केलेशन या उसकी शिद्दत में कमी तब आएगी जब हुकूमत की तरफ से भी कुछ सिंसियरिटी सामने आएगी। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऐसे ना करें। वो तो जो हो रहा है वो प्रोपेगेंडा से भी आगे की कुछ चीज है। इतनी गालियां, इतना झूठ उसमें, यहां बैठे अफसार साहब कौन करेगा? अफसार साहब देखिए मेरी बात सुनिए। देखें, हाथ जब आप मिलाते हैं तो 2 हाथ मिलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी ही सारी स्पेस से, अगर आप समझते हैं कि ये चीज कम हो तो हुकूमत को भी फिर अपनी तरफ से सिंसियरिटी देखनी होगी, दिखानी होगी। और यकीन कीजिए अगर डायलॉग आगे चलता है तो ये चीजें खुद ब खुद मामूल पे आना शुरू हो जाएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया साहब, हमसे बात करें।